नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका देवघर आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यहाँ पर जो हलबली मची हुई है, हलचल मची हुई है जो ईरान में, वो इस व्यक्ति के कारण है। इस व्यक्ति के कारण ना केवल ईरान में बल्कि पूरे विश्व में जो हलचल मची हुई है एक लंबे समय से, वो बहुत ही चिंता का विषय बनी हुई है। देखिए, कहते हैं ना कि करने तो काम चले थे पर हो गया कांड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप के केस में कांड करने चलते हैं और काम हो जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ईरान में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जो इज़राइल और अमेरिका ने जो मिलकर एक बमबारी शुरू की थी, युद्ध शुरू किया था, जो हम देखते थे एयर स्ट्राइक्स किए हैं, तो उससे उनको लगा था कि यहाँ के रिजीम को हटाकर वो सत्ता को जो है जनता के हाथ में दे देंगे, फिर वो निर्णय करेगी और इस प्रकार से हम वहाँ के ऑयल्स को सेम जैसे ग्रीनलैंड में किया वैसे कंज़्यूम कर लेंगे एक्सेट्रा। उनकी जो लालच भरी रणनीतियाँ थी, वो कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि रिज़ीम को तो इन्होंने वहाँ से हटा दिया। वहाँ के इनके पिता जो खामनेई के इनके पिता को तो वहाँ से उन्होंने हटा दिया। इनको मार दिया, उनकी बीवी को मार दिया, उनके एक बेटे को मार दिया। लेकिन जब उनके बेटे एक और उभर कर रिज़ीम के रूप में सामने आए, तो उन्होंने अपने लिए ही एक सरदर्द और वापस ले लिया क्योंकि ये उनसे ज़्यादा कट्टरपंथी हैं, उनसे ज़्यादा कट्टर दिखाई देते हैं। इनकी जो रणनीति है, अब जो नए वहाँ के लीडर जो चुने गए जो खामेनेई के पुत्र हैं, जिनको लीडर वहाँ पर सुप्रीम लीडर ईरान में चुना गया है, वो और ज़्यादा कट्टर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर ब्रिंग्स मिस्ट्री एलिमेंट्स टू मिडल ईस्ट क्राइसिस। बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगा था चीज़ें एकदम बदल जाएँगी। उन्होंने पहले भी इतिहास में जब हम अभी पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि पहले भी उन्होंने यही सब क्रियाकलाप करे थे और कई जगह पे वो असफल रहे थे रिज़ीम को हटाकर अपनी सत्ता को परिवर्तित करने में। तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति बनती दिख रही है। ये टॉपिक ना केवल अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये टॉपिक सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं रह गया है, बल्कि ये टॉपिक अब व्यक्तिगत हो गया है क्योंकि ईरान में जो पुराने सुप्रीम लीडर को जो अली खामेनेई को जो इन्होंने मारा था, उनको उनकी उनकी मृत्यु करवाई थी, इसके बाद जो उनके बेटे निकल कर आए, अब ये सिर्फ राजनीतिक रूप से उभर कर नहीं आ रहा है, बल्कि इनके जो क्षति हुई है पिता की, माँ की और अपने भाई की, उसका बदला भी कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में परमाणु हथियार को लेके जो इनके अंदर भूख दिखाई दे रही है, वो और बढ़ती चली जाएगी और हो सकता है अंदर-अंदर परमाणु हथियार के बनाने में 2 से 3 हफ्तों में उसको बम ब्लास्टिंग भी कर दें, चीज़ों को लेकर हो सकता है वो निखर कर सामने आ जाएगी। तो आइए पूरी कहानी को यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, उसको यहाँ पर देखेंगे। तो ईरान के जो नए सर्वोच्च नेता हैं, मोस्तफा खामेनेई जिनका नाम है, अली खामेनेई के पुत्र हैं ये। और ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने इन्हें एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मोस्तफा खामने को देश का नया सुप्रीम लीडर 8 मार्च 2026 को जब वुमेन्स डे मना रहे थे उस वक्त इनको घोषित किया गया। और मोस्तफा अगर ध्यान दें इनके बैकग्राउंड की तरफ हम जाएं तो पहले क्या थे, तो पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामने के ये बेटे रहे हैं। इसलिए ये निर्णय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1979 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार पिता से बेटे को सत्ता हस्तांतरण हुई है। एक राजतंत्र होता हुआ वहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है, विश्लेषकों का कहना है। और जबकि इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य शाह की वंशानुगत सत्ता को समाप्त करना था, जबकि इन्होंने यहाँ पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रकार से वॉर करना शुरू किया तो वो यही चाहते थे कि इस प्रकार से क्रांति करेंगे और वहां पर अली खामेनेई को वहां पर खत्म करा देंगे, रिजिम को खत्म करा देंगे, तो चीजें अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वहां पर इस प्रकार की सत्ता कोई नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शाह की तो वंशानुगत यहाँ पर सत्ता को समाप्त करने की जगह अब चीज़ों को कंटिन्यू कर दिया है। इसलिए ये घटना केवल अब नेतृत्व परिवर्तन नहीं रह गया, बल्कि ईरान की राजनीति और पश्चिम के साथ उसके संबंधों में बड़ा संकेत मानी जा रही है। क्योंकि ये जो खामनेई के जो बेटे हैं मोश्तवा, आप देखेंगे ये एंटी वेस्ट एकदम एंटी पश्चिम बिल्कुल माने जाते हैं और ये कई ज़्यादा कट्टर हैं अपने पिता से। तो पता चला वही मैंने कहा था ना कि करने कांड चले थे हो गया काम। तो यहाँ पर कांड चलने करने चले थे, कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। डोनाल्ड ट्रंप को ये शायद वाकया पता नहीं है, इसलिए हर बार वो गलती करते हैं और ऐसा खामियाज़ा ना उनको उनको नहीं मात्र पूरे देश को, पूरे विश्व को भुगतना पड़ता है। अब देखते हैं जिस प्रकार से परमाणु
परमाणु हथियारों के बनाने में इनकी जो एक इच्छा है, वो कितनी प्रबल है, जो भविष्य में सारे विश्व को तकलीफ में डाल सकती है। तो ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई, हमने इनके बारे में पढ़ा कौन है ये और कैसे इसको इनके पिता ने जो है काबिज़ थे उनको हटा के या उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने यहाँ पर आके सँभाला है चीज़ों को। मोस्तफा खामनेई कौन है एग्ज़ैक्टली अगर हम देखें, तो ये खामनेई लगभग 56 इयर्स के शिया मौलवी माने जाते हैं। हालाँकि उन्होंने कोई भी ऐसा निर्वाचित राजनीतिक पद हासिल नहीं किया है, कोई सँभाला नहीं है, लेकिन लंबे समय से वो ईरान की सत्ता संरचना में पर्दे के पीछे से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे। जैसे कि हमने देखा था बांग्लादेश के जब वो प्रधानमंत्री सेलेक्ट हुए थे, तो कहाँ 17-18 साल से वो गायब थे, पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति में इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अचानक से आकर वो वहाँ पर सत्ता सँभाले थे। कुछ इस प्रकार की कहानी दिख रही है और विशेष रूप से उनका प्रभाव कुन क्षेत्रों में रहा है, खामनेई के पुत्र का जो है मोस्तफा का, तो धार्मिक स्थानों में इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता था एक समय पे। राजनीतिक गुटों के बीच और सबसे महत्वपूर्ण इनका जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसको हम आईआरजीसी कहते हैं, इसी को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प आए थे ना, बेड़ा गर्क कर दिया। आईआरजीसी के साथ उनके और मजबूत संबंध दिखाई देते हैं। उनके पिता से भी ज़्यादा अच्छे संबंध आईआरजीसी के साथ उनके हैं और विश्लेषकों का मानना है कि मोस्तफा को कट्टरपंथी माना जाता है। वो अपने पिता से भी ज़्यादा सख्त नियमों के समर्थक में हैं और जैसे उनके पिता तो तब भी जो है इस्लामिक परमाणु बमों के निर्माण को मानते थे, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। ये मानते हैं ऐसा नहीं है, ये फतवा जारी करेंगे और चीज़ों को चेंज करेंगे और चीज़ें जो हैं अब कहीं न कहीं पूरी तरीके से ईरान जो है पूरी तरह से रौद्र रूप में अब बाहर निकल कर आ रहा है अमेरिका को लेकर। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो मोस्तफा खामनेई कौन है उनके बारे में हमने थोड़ा-सा ब्रीफिंग में यहाँ पर समझा और जो उनका आईआरजीसी है जिसको हम कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, वो बहुत स्ट्रांगली इनको जो है सपोर्ट कर रहा है। वही इनको वापस पॉलिटिक्स में लेकर आए हैं, वही उनको लीडरशिप की क्वालिटी के साथ यहाँ पर उभार के लाए हैं। आईआरजीसी की भूमिका की अगर मैं बात कहूँ जिसको लेकर हमेशा से इतनी चर्चा रही है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर करना शुरू किया था, तो मुस्तफा खामनेई सत्ता में आने में के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जैसा कि मैंने कहा। और सार्वजनिक रूप से आईआरजीसी ने ये भी डिक्लेयर किया है कि संकट के समय में नए नेता के जो भी निर्देश होंगे, रूल्स होंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे। यानी कि पुराने जो खामनेई थे, उनके बारे में उन्होंने जो रूल्स बनाए थे, रेगुलेशंस बनाए गए, अगर नया खामनेई इसको चेंज करना चाहता है, नया लीडर इसको चेंज करना चाहता है, तो हम उस नए लीडर के चेंजेस के साथ ही काम करेंगे। यानी कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें जो सही लगेगा उनके कहे हुए नियमों का वो पालन करेंगे आईआरजीसी। ठीक है, इससे ये संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ईरान की राजनीति में सेना और सुरक्षा संस्थानों का जो इफ़ेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अगर लीडरशिप का जो क्या कहते हैं मुज़ीम है, जो लीडरशिप की क्वालिटी है और जो लीडर अगर अपने हाथ में कोई ऐसा मुहैया लेता है जिसके अंदर की अपनी क्वालिटीज़ एक रेवोल्यूशनरी हो, तो वो भी देश में इस प्रकार के चेंजेस लेकर आता है ताकि उसकी सत्ता काबिज़ हो सके और जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, वो उसके हाथ में अंडर कंट्रोल हो सके। ठीक है? इसलिए आईआरजीसी की एक जो बड़ी भूमिका है जिसको लेके सारा युद्ध की मज़ोमदारी शुरू हुई है, वो यहाँ पर हमने इसको समझने का प्रयास किया। तो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इज़ बिलीव्ड टू हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मुस्तफा खामनेई राइज़ टू पावर। ठीक है? ट्रम्प की जो ब्लंडर है, एक्चुअली ट्रम्प ने ब्लंडर कहाँ किया है इसको समझिए। ट्रम्प ने तो बहुत ब्लंडर किए हैं। अब ईरान के ब्लंडर की बात कर लें तो इस व्यक्ति को लगा था कि ये ईरान में जो है अली खामनेई को हटा देंगे, सत्ता हटा देंगे वहाँ से, कोई भी सत्ता नहीं रहेगी तो वो अपना कंट्रोल कर सकेंगे, वहाँ से तेल को निचोड़ सकेंगे, इत्यादि चीज़ों को वो कंट्रोल कर सकेंगे, परमाणु बम बनाने से रोक सकेंगे। वो तब भी कर सकते थे। लेकिन जब से अली खामनेई गए हैं, ये रोष तो और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उनके पुत्र जो है अली खामनेई के मुश्तबा वो और कट्टर है, वो और ज़्यादा बिलीव करते हैं परमाणु बम को बनाने में, तो इन्होंने क्या ही कर दिया है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। तो ट्रम्प का ब्लंडर यही है कि पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका की मंजूरी के बिना कोई भी नेता ईरान में लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा। ये व्यक्ति कहीं पर कुछ भी शुरू हो जाता है, मतलब एप्स्टीन फाइल का फोकस हटाने के लिए इसने कुछ भी कर दिया, ठीक है? इसके बाद उन्होंने मुस्तफा को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं, अरे भैया तुम्हारे स्वीकार करने से क्या होता है? तुम अपने घर बैठो ना। अब कह रहे हैं हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे। तुमसे पूछा किसने तुम किसको स्वीकार करोगे, नहीं करोगे? लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि ट्रम्प के हमले ने एक अपेक्षाकृत
संतुलित और व्यावहारिक नेता जो कि अली खामनेई तब भी बैलेंसिंग थे, जो है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक अच्छा बैलेंस लेके थोड़ा चलते थे, बातचीत कर लेते थे। लेकिन इनके पुत्र से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती। उनकी जगह एक अधिक ज़्यादा कट्टर और बदले की भावना रखने वाला नेता सत्ता में गया है। अब देखना ये, क्योंकि इनका पुराना इतिहास रहा है ईरान का, बरसों से 25-30 साल से जो परमाणु बम बनाने में और अपने हथियार बनाने में लगे थे गुप्त रूप से, अब वो निखर कर आ रहे हैं। और कभी भी ईरान की रणनीति रही कि वो पहले कभी भी गिव अप नहीं करता, अपने हथियार नहीं डालता। इसलिए देखिए, ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर उनके अली खामनेई के सुप्रीम लीडर जो उनके हैं उनको मार दिया गया, इसके बावजूद भी नए सुप्रीम लीडर ऐसी विपरीत परिस्थितियों में लेकर आए, ये बताता है कि वो कितना ताकतवर है। इसलिए कई विश्लेषक इसे ट्रम्प के स्ट्रैटेजिक ब्लंडर भी कह रहे हैं। वो व्यक्ति ब्लंडर के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है। इसके बाद ट्रम्प स्ट्रैटेजिक एंड ट्रम्प ब्लंडर्स को हमने यहाँ पर समझा। ही इज आल्सो डिस्क्राइब मोस्तफा एज अनएक्सेप्टेबल है। उनको मतलब उनको जज कर पाना या उनके बारे में सोच पाना अपने आप में गलती होगी, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है और प्रिडिक्टेबल भी मैं कहूँगी वो है। जो नए खामनेई आए हैं, जो नए लीडर आए हैं तो ईरान के, तो परमाणु हथियारों पर ईरान की जो नीति है, परमाणु हथियार को लेकर जो अली खामनेई थे उन वो इसको जो है इस्लाम के खिलाफ मानते थे। लेकिन यहाँ पर जो है अली खामनेई ने पहले परमाणु हथियारों के खिलाफ फतवा जारी किया था कि हम पब्लिकली, तो एटलीस्ट उन्होंने यही रिएक्ट किया था कि हम इस पे कोई काम नहीं करते हैं और हम बिलीव नहीं करते इन चीज़ों में। लेकिन शिया इस्लामी कानून जो आया है, अब जो अली खामनेई के पुत्र जो आए हैं मुस्तफा, वो कहते हैं कि नया सर्वोच्च नेता उस फतवे को बदल भी सकता है। इनके में ये चेंजेस आते हैं कि आप इस फतवे को बदल के कोई भी नए कानून ला सकते हैं। इसलिए आईआरजीसी इनको लेकर आया है, क्योंकि उसको पता है कि यही एक कट्टर व्यक्ति है जो इस समय पे ईरान को बचा सकते हैं। तो परमाणु क्षमता को राष्ट्रीय सुरक्षा और डिटरेंस के लिए जरूरी माना जा रहा है। यानी कि जो फतवा ला रहे हैं, जो चेंजेस कर रहे हैं, तो मोस्तफा मानते हैं कि ये सब परमाणु क्षमता होना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है। ठीक है। और खासकर जब देश पर बाहरी दबाव हो, प्रेशर हो, तो हमलों को खतरा हो, तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार का प्रहार किया जा सकता है। यानी कि आईआरजीसी लंबे समय से ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है और आज उसका रिजल्ट जो है मुस्तवा के रूप में निकल कर यहाँ पर आ गया है। तो ईरान पॉलिसी ऑन न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जो आईआरजीसी का हैज लॉन्ग एडवोकेटेड फॉर ईरान टू अचीव न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी एज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन। तो अब ये प्रोटेक्शन के रूप में ये परमाणु हथियार की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? जो देश अपने राष्ट्र हित के रूप में परमाणु बम की इस्तेमाल की बात करने लगे, उससे डिजास्टर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। परमाणु कार्यक्रम का तेज होने का खतरा इनके मुस्तफा के आने के बाद दिखता है और जो है न्यूक्लियर डिटरेंस के समर्थक मानते हैं और इसलिए संभावना है कि ईरान जिस वजह से परमाणु हथियार को रोकने के लिए हमेशा से अमेरिका चिंतित रहता था कि कहीं परमाणु बम ना बना ले, लेकिन हुआ कुछ ऐसा ही और उसने परमाणु बम बनाने के करीब कर दिया ईरान को। ईरान परमाणु कार्यक्रम को तेज करे, परमाणु क्षमता को सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान का ऐसा मानना है कि इससे भविष्य में अमेरिका या इजरायली हमलों को रोका जा सकता है। अब आप समझिए, किसी व्यक्ति ने एक खतरनाक वेपन बना लिया है। आज इजराइल और अमेरिका के साथ युद्ध हो रहा है। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कभी भविष्य में हमारे देश के साथ या किसी भी अन्य देश के साथ अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि भारत इस टाइम डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट तो नहीं करता दिख रहा है। वो थोड़ा सा बैलेंसिंग स्ट्रैटेजी में है, लेकिन फाइनली तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या जो परमाणु बम बना रहा है किसी और देश पे हमला नहीं कर सकता उसके साथ? बिल्कुल कर सकता है, जब उसको ज़रूरत लगेगी। जब वो आज इतने कम समय में राजनीतिक सत्ता पलट रही है, व्यक्तिगत रूप से हाम है वहाँ का शेर, अगर हम बोले, लीडर बोले, तो अगर वो उस कंडीशन में इस तरह की चीज़ों को ला सकता है, तो नॉर्मल परिस्थिति में वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? है ना? तो भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि हर देश अगर परमाणु बम को बनाने लगा, तो भविष्य क्या होगा विश्व का? तो रिस्क ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, हमने समझा ईरान में accelerate its nuclear program और develop nuclear कैपेबिलिटी एज अ सिक्योरिटी शील्ड के रूप में वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, उसको डेवलप कर सकता है। यूएस इजराइल वॉर, यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं अभी लेटेस्ट में मैंने लिए है, वो ये है कि ईरान गार्ड सेज दे नॉट अमेरिका विल डिटरमाइन इन द एंड ऑफ द वॉर। तो वो भाई वो तो जिद पकड़ के बैठा है, वो अंत तो अपनी तरफ से नहीं करेगा युद्ध का। अब देखना ये कंटिन्यू, मैं एक और वीडियो क्लिप बनाऊंगी कि एक पुराने इतिहास के बारे में छोटा वीडियो क्लिप बनाऊंगी कि पुराना इतिहास क्या रहा है इनके युद्ध को खत्म करने को लेकर। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी चीज जो समझनी चाहिए हमें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने हमेशा क्या किया है, रेंजिम चेंज करने के, वहां के लीडरशिप को चेंज करने के लिए अलग अलग देशों में इस प्रकार से प्रहार किए हैं। इतिहास दोहरा रहा है कि अमेरिका एक्चुअली
यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है कि कोल्ड वॉर के बाद दुनिया की एकमात्र वैश्विक सुपर पावर बन के उभरा। हम सबको पता है जब हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा, जब वो कोल्ड वॉर वगैरह पढ़ा, अपने सुपर पावर स्टेटस को बनाए रखने के लिए उसने क्या किया, हमेशा से आक्रामक और विदेश नीति स्पष्ट उद्देश्यों को जो है अपनाया। इस उद्देश्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमें तब दिखाई देता है जब रणनीतिक होता है रिजीम चेंज करने का, यानी कि किसी भी देश में मौजूदा सरकार को हटाकर अपने हितों के अनुकूल सरकार स्थापित करना है। उसने हर बार ये किया, हर बार वो विफल रहा है। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका इस राजनीति में वास्तव में सफल रहा है? बिल्कुल नहीं रहा है। आइए उन सबको थोड़ा-सा समझ लेते हैं यहाँ पर। तो यूनाइटेड स्टेट रेज़ीम चेंज करने की जो कोशिश है, जैसे वियतनाम में क्या किया अमेरिका ने, कम्युनिज़्म को रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ, कम्युनिज़्म प्रसार को रोकने के लिए उसने हर भरसक प्रयास किए। 1973 में अमेरिका को अपनी सेना वापस वहाँ से बुलानी पड़ी और अंततः क्या हुआ, वियतनाम में जिस चीज़ को हटाने गए थे, कम्युनिस्ट सरकार की सत्ता ही वापस आ गई, यानी अमेरिका का लक्ष्य वहाँ पर भी पूरा नहीं हो पाया था। ईरान को भी हम समझेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान हटाओ मिशान मिशन इसने 2001 में शुरू किया था, अफ़गानिस्तान पर हमला किया, ठीक है? और उद्देश्य था कि तालिबान को सत्ता से हटाना था। देखिए 2021 में वापस तालिबान आ गया और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करना था वहाँ तालिबान अफ़गानिस्तान में। लेकिन क्या हुआ? 20 वर्षों तक अफ़गानिस्तान में मौजूद रहा अमेरिका, लेकिन इसके बावजूद भी 2020-21 में जब अमेरिका सेना ने वहाँ से वापस बुला लिया अपनी सेना को, तालिबान फिर से सत्ता में और आ गई। और इसीलिए देखेंगे टीटीपी तालिबान जो वहाँ पर 2 गुट इस प्रकार से निकल कर आ रहा है, तालिबान अफ़गानिस्तान में तालिबान है और एक और जो दोनों की विचारधारा सेम है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो वहाँ पर एक आतंकवादी गुट निकल कर आ रहा है, वो भी इसी विचारधारा का अलग-अलग संगठन है लेकिन अलग-अलग एक ही विचारधारा के हैं। उसने भी पाकिस्तान में अटैक किया तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर भी कुछ इस प्रकार से इसी चीज़ को लेकर है तो अब अमेरिका वहाँ भी विफल रहा। ठीक है? कर्मकांड करने में ये बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में विफल रहा है। इसके बाद हिस्टोरिकल एग्ज़ाम्पल्स रिज़ीम चेंज में वियतनाम को हमने देखा, अफ़गानिस्तान में तालिबान को देखा, रिमूव किया जो इसने इराक में सद्दाम को इसने हटाने की कोशिश की, स्थिरता नहीं आई इसके बावजूद। इसने क्या किया कि 2003 में अमेरिका ने इराक पर जो है हमला किया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। लेकिन उसके बाद देश में क्या हो गया वहाँ पर? राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भई राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए तो रेज़ीम चेंज किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और चरमपंथी संगठनों का और ज़्यादा उदय होता दिखाई दिया और देखने को मिला कि यानी स्थिर और मजबूत सरकार स्थापित करने का जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो सका जो कि अमेरिका ने रखा। तो यहाँ पर भी इराक में भी सद्दाम हुसैन को भी हटाकर वो जो है विफल हो गया। इराक की बात अब हम करेंगे जो हम लीबिया गद्दाफी के बाद अब लीबिया में गद्दाफी हटाने के बाद पर वहाँ पर अराजकता आई। 2011 में क्या किया अमेरिका ने लीबिया में नाटो और अमेरिका की मदद से जो है मुअम्मर गद्दाफी को हटा दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ देश में गृह युद्ध शुरू हो गया। उसने यही रिजिम चेंज किया था कि हटाएँगे अपनी सत्ता काबिज़ करेंगे, अपने अनुसार किसी व्यक्ति को वहाँ रखेंगे और राजनीतिक अराजकता में फँस गया और आज भी लीबिया उसकी इस गलती की वजह से वहाँ से जो 2011 में इस तरह से वहाँ पे लीडरशिप को हटाया गया, लीडर को हटाया गया और आज भी लीबिया पूरी तरीके से स्थिर नहीं हो पाया है, तो समय लगेगा। सच में इतने सारे देशों में उसने जो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश की है, सबके विपरीत जाकर उसका खामियाना वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो लीबिया चाओस आफ्टर गद्दाफ़ी की स्थिति के बाद भी आज भी वहाँ पर डिसबैलेंस्ड है। ठीक है? अब ईरान की बात करते हैं जो लेटेस्ट में चल रहा है। तो ईरान क्या है अब अमेरिका इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले कर रहा है। अमेरिकी नेतृत्व खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो संकेत दिए कि मौजूदा शासन को हटाकर लोगों के हाथ में सत्ता देंगे और वो देखेंगे अपने हिसाब से कि किसको वहाँ पर रिजीम के रूप में रखना है। यानी कि ईरान की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई। उसको ये उम्मीद नहीं थी अमेरिका की, उनको लगा कि अली खामनेई को मारेंगे, सब शांत हो जाएगा, अपने आप युद्ध समाप्त होगा लेकिन इसका उल्टा हुआ। फिलहाल स्थिति उसके उलट दिखाई दे रही है और अब तो लेटेस्ट में हम देखें कि उनके हाँ, अली खामनेई के जो पुत्र हैं, मोज्तबा खामनेई वो वहाँ पर काबिज़ हो गए हैं एज़ अ लीडर मेन लीडर और ईरान में जनता की जो प्रतिक्रिया है अली खामनेई को लेकर, उनकी मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर शोक और समर्थन प्रदर्शन हुआ। ना केवल ईरान में बल्कि भारत में आप देखेंगे कई क्षेत्रों में स्पेशली लखनऊ वगैरह में आप देखेंगे कि वहाँ पर लोगों ने काले कपड़े पहनकर शोक प्रदर्शन किया इस प्रकार से जैसे उनका अपना खुद का कोई लीडर चला गया हो, तो उस बात पे मेरे मेरे मन में कई बार प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होता है कि भाई जब भारत में रेड फोर्ट के सामने बॉम्ब ब्लास्टिंग हुई, जब भारत में पहलगाम में जो है निहत्थे लोगों को हत्या कर दी गई, तब आपके मन में ये देशभक्ति क्यों नहीं जागृत हुई? किसी और देश के लिए आप चीख रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने देश में, वहाँ के उनके लीडर को हटाने मरने की वजह से आप इतना हाय तौबा मचा रहे हैं कि ऐसा हो गया, हाय हाय! हमारा लीडर चला गया। हमारा लीडर किस बात से चला गया? आपकी वो आवाज़ तब कहाँ थी? भई अगर आप
सो कॉल्ड यहाँ पर जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो अपने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों आपकी भीगी बिल्ली बन जाती है, जब आपके देश में इस प्रकार के हमले होते हैं? तो मेरा आप सबसे सवाल है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएँ। इससे संकेत ये मिलता है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूदा शासन के साथ खड़ा हुआ है, जिसने अभी मुस्तफा खामनेई को चुना है एज़ अ लीडर, जो कि वहाँ के आईआरजीसी ने चुना है बेसिकली, लेकिन एक्सेप्ट तो किया है वहाँ की जनता ने ना। तो क्या अब अमेरिका फिर से कैलकुलेशन में है? तो अमेरिका लगता है कि वो हर बार ऐसा करता है तो इस बार भी करेगा। तो एक्चुअली हवाई हमले केवल जो है रिजीम चेंज करना आसान नहीं होता, ये हम सब समझ चुके हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है तो उसे ग्राउंड ऑपरेशन पर करना पड़ सकता है, जो कि शुरू भी कर दिया है। ये पुराना बात ही जब लिया है, लेकिन अब शुरू कर दिया है। ऐसा करने से युद्ध लंबा हो सकता है, जिसकी परिस्थितियाँ दिख ही रही हैं। आर्थिक लागत बढ़ सकती है, और ना केवल ये 2-3 देश इसमें इन्वॉल्व हैं युद्ध में, इनडायरेक्टली पूरा विश्व इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, होर्मुज़ जलडमरू मध्य को इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, ईरान ने उसको बंद कर दिया, कुछ देशों के लिए, चाइना के लिए इसे कंटिन्यू रख दिया, और भी अलग-अलग देशों में इस प्रकार के प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? और वैश्विक अस्थिरता तो बढ़ सकती है और बढ़ रही है, वो दिखाई दे रहा है हमें, तेल के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो, वो सब हमने देखा है। ठीक है? लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने उसको बहुत बखूबी समझा है। निष्कर्ष क्या है इस चीज़ का? निष्कर्ष यही है कि मुस्तफा खामनेई एक सर्वोच्च नेता बनना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि कुछ संकेत है जिसको हमें समझना होगा कि ईरान की जो पॉलिसी है, अधिक कट्टर और आक्रामक हो सकती है। आने वाले समय पे वो हमें दिखाई देगा। आईआरजीसी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जो अली खामनेई के समय पे शायद उतना नहीं था। परमाणु कार्यक्रम और तेज हो सकता है, क्योंकि 95% तो परमाणु कार्यक्रम को लेके काम ये ऑलरेडी कर ही चुके थे। सोचिए 5% 2 से 4 हफ्ते में और ये चीज़ें करेंगे, और कुछ परमाणु बम तो बना ही लेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि ये घटना ईरान और वैश्विक राजनीति दोनों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। आने वाले समय में हमें देखना है कि क्या परिस्थितियाँ बनती हैं ईरान में अमेरिका और इज़राइल को लेके, ना केवल अमेरिका इज़राइल को लेके, बल्कि पूरे विश्व को लेकर एक जो कट्टरपंथी लीडर वहाँ पर जब आया है, तो क्या निर्णय लेता है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत ज़रूरी भी है, ताकि हम डे टू डे के जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें जो परिस्थितियाँ घटनाएँ चेंज हो रही हैं, उनके साथ कनेक्ट रह सकें। और इसी प्रकार से मैंने इस मुद्दे से संबंधित और कई सारी वीडियो हमारे देवघर आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर डाली है। आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। और वीडियो पसंद आया, टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।